हेलो स्टूडेंट। हमने जैसे पहले पार्ट वन में देखे थे कि जैसे लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़े हैं, सेवन कंटिनेंट्स के बारे में हमने पढ़े हैं। अब ये सेवन कंटिनेंट्स पूरे आपको याद हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और इसके बाद हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर को हिंदी में जल मंडल कहा जाता है। अब जल मंडल क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? तो हमारे अर्थ पर जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज मतलब पूरा वाटर कवर्ड एरिया जहां तक है, ये पूरा का पूरा जल मंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। अब हाइड्रोस्फीयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको ये पता होगा, आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि अर्थ इज ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी ये एक नीला ग्रह है। अब नीला ग्रह है इसका मतलब क्या हुआ? नीला ग्रह है इसका मतलब हमें जब हम स्पेस से हम इसको अर्थ को देखते हैं तब यह पूरे के पूरे ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट अर्थात नीला ग्रह कहा गया है। अब हम जैसे हम आगे इसमें देखेंगे कि जो वाटर कवर्ड एरिया है, तो हमारे अर्थ पर इतना और कितना पानी है कि हमें पूरा का पूरा नीला दिखाई देता है। इसे हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे अर्थ पर लगभग 71% वाटर कवर्ड एरिया है और 29% जो है ये लैंड पार्ट है। इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट मतलब अर्थ पर 1/3 जो है ये ओशन से कवर्ड एरिया है। इसका मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा जल क्षेत्र है और कम से कम लैंड पार्ट है, भूमि प्रदेश है या स्थल मंडल के क्षेत्र है। अब बात करते हैं जो इतना बड़ा वाटर बॉडीज है, तो इसमें से 71% वाटर कवर्ड एरिया है, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पर वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, मतलब पानी की बहुत कमी हो जाती है, बहुत शॉर्टेज हो जाती है? क्योंकि हमारे पास तो 71% वाटर है। ऐसा तो कम नहीं होना चाहिए, फिर कहीं भी पीने का पानी जो है अवेलेबल सभी को होना चाहिए फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 71% वाटर कवर्ड एरिया में से यहाँ पर लगभग 97% वाटर ये कहाँ पर है? ओशन में है। इसका मतलब समुद्र का पानी हम पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। इसका मतलब जो 97% वाटर बॉडीज जो है वो ओशन के अंदर होने के कारण यहाँ की पानी जो है बिल्कुल खारा होता है, मतलब साल्टी होता है। मतलब एक तो फ्रेश वाटर और दूसरा साल्टी वाटर। तो ऐसा है कि सिर्फ महासागर मतलब ओशन के पार्ट 97% है, उतने को ही हम वाटर बॉडीज में शामिल करेंगे? तो ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर 97% जो है ये लगभग वाटर बॉडीज के हिसाब से ओशन में है, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वो और भी अलग अलग है। जैसे नदी, कुआं, तालाब, है ना, मतलब रिवर, पॉन्ड, उसके साथ साथ ओशन, सी, लेक्स, है ना, समुद्र, झील, तालाब, नदियाँ, ये बहुत सारे ऐसे वाटर बॉडीज हैं जहाँ पर ये पानी आपको देखने को या जल का क्षेत्र आपको दिखाई दे। तो क्या हम आइस को भी इसमें शामिल करते हैं, बर्फ को शामिल करते हैं? तो इसमें हम बर्फ को भी शामिल करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ आइस कवर्ड एरिया है, वो भी इस हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत हम इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जहां जहां पर पानी की क्षेत्र यहाँ पे हमने बताया जल क्षेत्र जो है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। अब इसमें ड्रिंकेबल वाटर कितना है, मतलब जो हम 97 पर मतलब 100% में से 97 तो ओशन में चला गया, बाकी कुछ फॉर्म जो है ये आइस कवर्ड इसमें आ जाता है, और कुछ पार्ट जो है हमारे ड्रिंकेबल है। अब ड्रिंकेबल कितना है, कितने परसेंट में है? मतलब पूरे विश्व की अगर बात करें तो 0.03% हमारे पास सिर्फ ड्रिंकेबल वाटर अवेलेबल है। तभी तो बहुत सारे देश जो है वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, मतलब वाटर शॉर्टेज वहां पर बहुत ज्यादा है। अब ये इतने बड़े 97% वाटर कवर्ड एरिया जो ओशन में स्थित है, तो ओशन, हाउ मेनी ओशंस?
महासागर कितने हैं? तो इसके आगे हम अभी महासागर के बारे में ही डिस्कस करेंगे पहले। अब आपको पता है, आप वर्ल्ड मैप जब देखते हो तो वर्ल्ड मैप में आपको दिया हुआ होता है, पूरे ओशन के नाम उसमें दिए हुए हैं। अब कितने ओशन हैं? अगर मैं ये पूछूं कि कितने ओशन है, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 होगा। लेकिन आपके बुक में तो 4 ही दिए गए, मतलब 4 कौन से वहां पे दिए हैं? एक तो सबसे पहले दिया है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया अटलांटिक ओशन, अटलांटिक मीन्स अटलांटिक महासागर। और तीसरा ओशन हो गया आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर। और चौथा नाम है इसमें आर्कटिक ओशन, जो पहले हमने ये पूरे महासागरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने पहले पार्ट में दे दी है। तो आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे छोटा है, और जो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा है। अब इसमें से इनके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी ले लेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस ओशन के इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो जिससे हम फैमिलियर उतने नहीं हैं। तो पहला हम पार्ट ले लेते हैं पैसिफिक ओशन का। तो पैसिफिक ओशन ये कहाँ पर है? आपको पता है ये पैसिफिक ओशन का साइज क्या है? पैसिफिक ओशन अगर हम देखिए तो उसमें पैसिफिक ओशन के हमने पार्ट में जैसे बताया, लिथोस्फीयर में जो कंटिनेंट जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है ना, इस पार्ट को कवर करती है। उसके साथ साथ जैसे पैसिफिक ओशन साउथ में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद में एशिया को भी कवर कर रही है ना। ये जो 4 कंटिनेंट्स है इसको कवर कर रहे हैं। इसका मतलब इसका साइज क्या हुआ? ये हुआ सर्कुलर साइज, वृत्ताकार या सर्कल साइज का हुआ, मतलब गोलाकार में है, ये एक रिंग बनाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर पैसिफिक ओशन का साइज सर्कुलर है। पैसिफिक ओशन विश्व में सबसे बड़ा महासागर है, मतलब एक लार्जेस्ट ओशन माना गया है इसको। और पैसिफिक ओशन में ही आपने पहले भी पढ़े थे, जो लिथोस्फीयर में कहीं हाइट कम है कहीं ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डीपेस्ट पॉइंट हमने बताए थे वो कौन सा बताए थे? वो बताए थे मेरियाना ट्रेंच, जिसको मरीना ट्रेंच भी कहते हैं, मतलब मेरियाना गर्त इसको हिंदी में कहा जाता है। गर्त मतलब खाई, बहुत गहरा वाला क्षेत्र, तो मरीना ट्रेंच भी है। तो उसमें से आपने पहले वाले पार्ट में आपने उसकी डेप्थ कितनी है ये आपने देखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है उसकी गहराई, उसकी डेप्थ कितनी है। तो ये पैसिफिक ओशन के बारे में हुआ। पैसिफिक ये वर्ल्ड की 1/3 पार्ट कवर करती है वाटर बॉडीज से, 1/3 पार्ट पैसिफिक ओशन के बारे में बता। तो ये हो गया पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन आपको पता है इसमें आर्कटिक ओशन से भी जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हर ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक आर्कटिक ओशन से पैसिफिक ओशन लगा हुआ है, और वो जो एक दूसरे की बाउंड्री बनाती है उस बाउंड्री को क्या कहा जाता है? मतलब आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उस कनेक्टेड एरिया को क्या कहेंगे? उसका नाम दिया हुआ था जो बेरिंग स्ट्रेट के नाम से है, मतलब बेरिंग जलसंधि के नाम से है, जो आपस में कनेक्ट होती है। तो ये हो गया पैसिफिक ओशन के बारे में। अब इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन के बारे में आपने पहले भी सुने हो, क्योंकि अटलांटिक ओशन जो है अलग अलग कंटिनेंट्स टच करती है। वेस्टर्न साइड में अगर अटलांटिक इसमें देखें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपका यूरोप और अफ्रीका, और साउथ में सदर्न ओशन दक्षिण महासागर। लेकिन दक्षिण महासागर को हमने तभी काउंट नहीं किया है, तो दक्षिण महासागर को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपका साउथ में है, तो ये अंटार्कटिका से लगा हुआ है, तो इसको हम सिर्फ मैप में शो कर रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो कितने महासागर है, तो ये आपको 4 ही आपको बताना है। लेकिन अगर उसमें एक्स्ट्रा और भी बताना है तो उसमें ऐड कर देना है। ये आपको ऐसा इस टाइप से है, तो आप बता सकते हो दक्षिण महासागर भी है। ठीक है, तो ये अटलांटिक ओशन के बारे में है।
तो अटलांटिक ओशन का अब शेप क्या है, आकार क्या है? तो अटलांटिक ओशन का आकार है एस। अब एस कैसे बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इसकी अगर साइज में देखा जाए तो हम अगर उसको लाइन करेंगे तो वो हमें एस टाइप का आकार हमको दिखाई देगा। इसका मतलब उसका शेप हुआ एस। ठीक है, तो ये हो गया अटलांटिक ओशन के बारे में। तो अटलांटिक ओशन जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाते हैं अटलांटिक ओशन के बाद में है तीसरा जो महासागर है, थर्ड ओशन जो है, थर्ड लार्जेस्ट ओशन जो है वो है इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन जो है आपने नाम सुने होंगे, क्योंकि इंडिया के नीचे आपको वहां पे मैप में इंडियन ओशन दिखाई देता है। इसी से आपको पता चल गया होगा कि इंडिया के नाम पर इस ओशन का नाम रखा गया है, अर्थात इसको हम इंडियन ओशन कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं। और हिंद महासागर ये मतलब जो एशिया है, एशिया के सदर्न पार्ट में, मतलब दक्षिणी हिस्सा है। तो दक्षिण पार्ट में ये इंडियन ओशन है। अब ये इंडियन ओशन जो है इसका जो कौन से कंटिनेंट को एक टच करती है? तो इंडियन ओशन ये नॉर्थ में इसका एशिया है, साउथ ओशन है, उसके साथ साथ ईस्ट में जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, और वेस्ट में आता है अफ्रीका। तो ये हो गया हमारा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ओशन से कनेक्टेड है वो नाम हमने बताया। तो इंडियन ओशन, इसका शेप क्या है? इसका शेप है ट्रेंगुलर शेप, मतलब त्रिभुजाकार आकृति इसकी बनती है। अब त्रिभुजाकार आकृति कैसे बनती है ये हम उसमें बता सकते हैं, और इस इंडिया के नाम से ही इंडियन ओशन इसका नाम रखा गया है। मतलब यही एक ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के ऊपर ही नाम रखा गया है। अब उसके बाद में आ जाते हैं लास्ट वाला। अब लास्ट वाला कौन सा है? ये है हमारा सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट ओशन, आर्कटिक ओशन। अब ये आर्कटिक ओशन जो है, आर्कटिक महासागर जो है ये कहाँ है? अब आपको पता है आर्कटिक ओशन ये नॉर्थ में है, मतलब नॉर्थ पोल के साइड में है। नॉर्थ पोल इसके सबसे बीच में आ जाता है, और आर्कटिक एक सर्कल भी है, मतलब जो ओशन है उसके आसपास एक राउंड लिया हुआ है, तो वो 66.5 डिग्री पे जो सर्कल है इतना इसका घेरा बना हुआ है। और आर्कटिक ओशन से ही पैसिफिक ओशन लगा हुआ है, हमने पहले बता दी है। तो पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन के बीच में जो उसको कनेक्टेड एरिया है उसको कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट, मतलब बेरिंग जल संधि। और इसी आर्कटिक ओशन को सबसे स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट ओशन माना गया है। और ये कौन से कंटिनेंट को कनेक्ट कर रही है? ये कर रही है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया अर्थात यूरेशिया का पार्ट। ठीक है, तो ये बाकी चीजें जो है वो उस पैसिफिक ओशन से भी कनेक्टेड है और बाकी अटलांटिक ओशन से भी कनेक्टेड है। तो ये एक दूसरे से आपस में मिले हुए हैं, हमने पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर आर्कटिक ओशन जो है ये सबसे छोटा है और अलग अलग महाद्वीपों से भी जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और इसके साथ साथ आर्कटिक ओशन के सबसे बीच में क्या है? ये है नॉर्थ पोल। ये हो गया हमारे जलमंडल का क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा का पूरा पार्ट हमने जलमंडल के बारे में समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम एक तो उसमें आगे पढ़ने वाले हैं जो एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।